नमस्कार। पैसा एक ऐसा टॉपिक जिस पर हम सोचते हैं कि सब कुछ नंबर्स, चार्ट्स, लॉजिक, बस यही सब है। पर क्या सच में ऐसा है? आज हम मॉर्गन हाउसल की जो मशहूर किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसके एक सार को थोड़ा गहराई से देखेंगे। और ये सार इस दिलचस्प आइडिया पर टिका है कि पैसे से जुड़े हमारे जो बड़े फैसले होते हैं ना, वो अक्सर गणित से कम और हमारी अपनी भावनाओं, हमारी सोच, हमारे बर्ताव, इनसे ज्यादा जुड़े होते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे पैसे और इंसान का ये जो उलझा हुआ रिश्ता है, इसके कुछ सबसे हैरान करने वाले और असरदार मनोवैज्ञानिक पहलू जो भी हमें इस सार में मिला है, उसी के आधार पर। चलिए खोलते हैं इसे। हाँ, ये वाकई सोचने का एक बहुत अलग नजरिया है। फाइनेंस की दुनिया में तो अक्सर यही माना जाता है कि हम सब एकदम लॉजिकल है, हर फैसला नफा नुकसान देखकर करते हैं। लेकिन ये नजरिया, जैसा इस सार में बताया गया है, वो इस सच्चाई को सामने लाता है कि जब पैसे की बात आती है तो हम अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं। डर, लालच, समाज क्या कहेगा, हाँ। हमारे अपने पुराने अनुभव, इन सब के आधार पर फैसले लेते हैं। हाँ हाँ, हमारा व्यवहार ही मतलब असली चीज है। बिल्कुल। और इसी व्यवहार से जुड़ा एक आइडिया जिसने मुझे सच में चौंका दिया, वो ये कि असली दौलत वो नहीं है जो महंगी कारों या घड़ियों में दिखती है, बल्कि वो है जो बैंक अकाउंट में है या निवेश में छिपी है। ये तो हमारी सोच से बिल्कुल उल्टा है ना? हाँ। हम तो अक्सर चमक दमक को ही अमीरी समझ लेते हैं। एकदम। समाज हमें लगातार यही सिखाता है कि देखो, सफलता मतलब दिखावा, महंगी चीजें। जी। लेकिन ये किताब एक बिल्कुल अलग सच बताती है। असली फाइनेंशियल ताकत, वो दौलत जो आपको सच में सुरक्षा और आजादी देती है, वो उस पैसे में है जिसे आपने खर्च नहीं किया, अच्छा। जिसे आपने बचाया है और उसे बढ़ाया है। ये बचत और निवेश अक्सर दिखते नहीं हैं, कोई देख नहीं सकता इन्हें, पर असली मजबूती वहीं से आती है। ये असल में पूरी सोच बदल देता है, दौलत को सामान से नहीं बल्कि बचत और निवेश से नापना। ये तो सोचने वाली बात है कि जो दिख रहा है वो शायद असली कहानी है ही नहीं। अच्छा, अगर दौलत बनाने में बचत और निवेश इतने जरूरी हैं, तो क्या ये पूरी तरह हमारी मेहनत और समझदारी पर ही निर्भर करता है? किताब का सार तो कुछ और इशारा कर रहा है, खासकर किस्मत और जोखिम के रोल पर। हाँ, और ये एक और अहम पॉइंट है जो हमें थोड़ा हम्बल बनाता है। सार में बिल गेट्स का उदाहरण है। बेशक वो बहुत टैलेंटेड थे, मेहनती थे, लेकिन उनकी कहानी में किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ था। सोचिए, उन्हें अपने स्कूल टाइम में ही एक अर्ली कंप्यूटर का एक्सेस मिल गया था, जो उस जमाने में तो लगभग अनसुनी बात थी। हाँ, ये तो बड़ा चांस था। बिल्कुल, एक बड़ा संयोग था। दूसरी तरफ, कितना भी पैसा क्यों ना हो, एक बुरी किस्मत का झटका, कोई ऐसी घटना जिसकी उम्मीद ना हो, वो सब खत्म भी कर सकती है। लेकिन ये किस्मत वाली बात सुनकर थोड़ा निराशा सी नहीं होती कि अरे जब सब किस्मत ही है तो फिर मेहनत का क्या फायदा? ये सवाल अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार है। नहीं, बल्कि ये हमें यथार्थवादी बनाता है। ये समझाता है कि देखो, सफलता पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं है और ना ही असफलता हमेशा हमारी गलती होती है। जब हम किसी के नतीजों को देखें, चाहे अपने या दूसरों के, तो सिर्फ उनकी काबिलियत या कोशिशों को ना देखें, उन बाहरी हालात को भी देखें, संयोगों को, जोखिमों को, जिन पर उनका कोई बस नहीं था। इससे हमें एक बैलेंस्ड नजरिया मिलता है और शायद दूसरों के लिए थोड़ी हमदर्दी भी। ये बात समझ आई। बाहरी फैक्टर भी बहुत मायने रखते हैं और इसी समझ से एक और अहम सबक जुड़ा है, जो एक तरह की चेतावनी है, कभी पर्याप्त नहीं वाला खतरनाक जाल। सार बताता है कि कुछ लोग, चाहे उनके पास कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, वो हमेशा और ज्यादा की एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में लगे रहते हैं। और ये दौड़ बहुत खतरनाक हो सकती है। सार में ऐसे अमीर इन्वेस्टर्स के उदाहरण हैं जिनके पास जरूरत से कई ज्यादा था, लेकिन फिर भी और ज्यादा कमाने के लालच में ऐसे जोखिम उठाए कि सब कुछ गंवा बैठे। हाँ। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में इनफ या पर्याप्त की कोई परिभाषा ही नहीं थी। सही बात है। ये हमें एक बुनियादी सवाल पूछने पर मजबूर करता है, आखिर पर्याप्त होता कितना है? अपनी फाइनेंशियल ज़रूरतों और इच्छाओं की एक हद तय करना, एक लक्ष्य बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। वरना हम हमेशा एक ऐसी रेस में भागते रहेंगे जिसका कोई अंत नहीं, और इस चक्कर में वो चीज़ें भी दांव पर लगा देंगे जो हमारे लिए वाकई मायने रखती हैं, जैसे सुकून, रिश्ते, इज्जत। ये
पर्याप्त को तय करना शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक होगा, खासकर जब चारों तरफ और चाहिए का ही माहौल हो। अच्छा चलिए, अब उस आइडिया पर आते हैं जिससे अक्सर फाइनेंस की दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स कहा जाता है, लेकिन जिसे समझना और उस पर अमल करना शायद सबसे मुश्किल है। कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि। सार में वॉरेन बफेट का जिक्र है। हाँ, और बफेट की कहानी कंपाउंडिंग की ताकत का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। उनकी जो इतनी दौलत है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने बहुत बहुत लंबे समय तक निवेश किया है, दशकों तक। हाँ, दशकों तक अपने पैसे को बढ़ने दिया। कंपाउंडिंग कोई रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं है। ये धीमी गति से काम करती है, खासकर शुरुआत में, लेकिन समय के साथ इसके नतीजे हैरान करने वाले होते हैं। ये इंटेलिजेंस से ज्यादा पेशेंस को रिवॉर्ड करती है। लगातार बने रहना, टिके रहना ज्यादा मायने रखता है। मतलब छोटे छोटे फायदे भी अगर लंबे समय तक टिके रहें तो वो बहुत बड़े बन जाते हैं। ये तो वाकई धैर्य का खेल है। लेकिन क्या सिर्फ लंबे समय तक निवेश करते रहना ही काफी है? भविष्य का तो कुछ पता नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर अगला महत्वपूर्ण विचार आता है। बचत सिर्फ किसी खास लक्ष्य के लिए नहीं होती, जैसे घर खरीदना या रिटायरमेंट। बचत भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए भी होती है। हमें नहीं पता कल क्या होगा। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, नौकरी जा सकती है, या कोई ऐसा मौका सामने आ सकता है जिसके लिए पैसों की जरूरत हो। बचत एक तरह का सेफ्टी नेट है, एक बफर जो हमें जिंदगी के इन अनजान मोड़ों और झटकों से बचाता है। ये मुश्किल समय में संभलने की ताकत देता है, और हाँ, मानसिक शांति भी। तो बचत सिर्फ फ्यूचर के खर्चों की तैयारी नहीं, बल्कि एक तरह से अनिश्चितता का इंश्योरेंस है। ठीक है, अब एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, मान लीजिए किसी ने बचत की, निवेश किया, पैसा कमाया, तो इस पैसे का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ महंगी चीजें खरीदना? सार इस पर एक बहुत अलग नजरिया दे रहा है। हाँ, और ये नजरिया पैसे के बारे में हमारी सोच को बदल सकता है। सार कहता है कि पैसे का सबसे बड़ा फायदा, या कह लीजिए लाभांश, डिविडेंड, वो कोई लग्जरी कार या बड़ा घर नहीं है, वो है आजादी। आजादी किस चीज की? अपने समय पर कंट्रोल पाने की आजादी। ये तय करने की आजादी कि आप क्या करना चाहते हैं, किसके साथ काम करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं। उन चीजों को, उन सिचुएशंस को ना कहने की ताकत जिन्हें आप पसंद नहीं करते। लेखक के हिसाब से यही असली दौलत है। वाह, ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है। अपने समय पर कंट्रोल, ये शायद किसी भी महंगी चीज से ज्यादा कीमती है। बिल्कुल। मतलब पैसा खुद मंजिल नहीं, बल्कि उस आजादी तक पहुंचने का एक जरिया है। बिल्कुल, ये पैसे को एक टूल की तरह देखना है, जो आपको ऑप्शंस देता है, कंट्रोल देता है। ये आपको अपना सबसे कीमती रिसोर्स, आपका समय और आपकी एनर्जी, अपनी मर्जी से खर्च करने की काबिलियत देता है। और ये आजादी तनाव कम करती है, जिंदगी की क्वालिटी बढ़ाती है। ठीक है, तो हमने अदृश्य दौलत, किस्मत, पर्याप्त की सीमा, कंपाउंडिंग, अनिश्चितता के लिए बचत और आजादी की बात की। अब एक और कॉन्सेप्ट है जो सार में है, सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि अक्सर जो बड़े नतीजे होते हैं ना, वो कुछ गिनी चुनी घटनाओं या फैसलों से ही आते हैं। खासकर इन्वेस्टमेंट और बिजनेस की दुनिया में ये बहुत सच है। सोचिए, एक वेंचर कैपिटल फर्म है, वो शायद 10 अलग-अलग स्टार्टअप में पैसा लगाती है। हो सकता है उनमें से 8 या 9 कंपनियां या तो फेल हो जाएं या बस ठीक-ठाक चलें। लेकिन 10वीं कंपनी इतनी जबरदस्त सफल हो जाती है, मान लीजिए अगली गूगल या अमेज़न बन जाती है, कि वो अकेले ही बाकी 9 के नुकसान की भरपाई करके भी भारी मुनाफा दे देती है। इसी को टेल इफेक्ट कहते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन के जो सिरे होते हैं, जो असाधारण घटनाएं होती हैं, वही कुल नतीजों पर सबसे ज्यादा असर डालती हैं। अच्छा, मतलब हर बार सही होना या हर इन्वेस्टमेंट का हिट होना जरूरी नहीं है, बस कुछ बड़ी जीतें काफी हैं। हाँ, काफी हद तक। इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही करें, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ज्यादातर कोशिशें एवरेज नतीजे ही देंगी, और कुछ असफल भी होंगी, पर कुछ बहुत ही कम असाधारण सफलताएं इन सब को कवर कर सकती हैं। यह हमें सिखाता है कि असफलता प्रोसेस का हिस्सा है। लंबी अवधि का नजरिया रखना और कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है, क्योंकि आखिर में यही कुछ बड़ी सफलताएं, लॉन्ग टेल्स, सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। ये इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने का एक अलग तरीका है, और फैसले लेने के तरीके पर ही एक और दिलचस्प बात सार में कही गई है कि पूरी तरह तार्किक यानी रैशनल होने की कोशिश करने से बेहतर है व्यावहारिक यानी रीजनेबल होना। इन दोनों में क्या फर्क है? हर फैसला ठंडे दिमाग से,
सिर्फ मैथ और आंकड़ों के आधार पर लेना, जो थ्योरी में सबसे अच्छा रिटर्न दे। लेकिन व्यवहारिक होने का मतलब है ऐसा फैसला लेना जिसे आप असल जिंदगी में अपनी भावनाओं और अपने स्वभाव के साथ लंबे समय तक निभा सकें। उदाहरण के लिए गणित के हिसाब से शायद ये बेहतर हो कि आप कम ब्याज वाले होम लोन को धीरे धीरे चुकाएं और बाकी पैसा शेयर बाजार में लगाकर ज्यादा कमाएं। ये तार्किक है। हाँ, ये तो समझ आता है, गणित तो यही कहेगा। लेकिन अगर किसी इंसान को कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा लगता है, उसे रात को नींद नहीं आती उससे, तो उसके लिए शायद लोन को जल्दी चुका देना ज्यादा व्यवहारिक या रीजनेबल है। भले ही उसे इन्वेस्टमेंट पर थोड़ा कम रिटर्न मिले। क्यों? क्योंकि कर्ज मुक्त होने से उसे जो मानसिक शांति मिलेगी वो उसे अपनी फाइनेंशियल प्लान पर टिके रहने में मदद करेगी। अच्छा। जो प्लान कागज पर परफेक्ट हो पर जिसे आप निभा ही ना पाए वो बेकार है। व्यवहारिकता अक्सर तर्क संगतता से ज्यादा टिकाऊ होती है। ये बात तो गांठ बांधने वाली है। ऐसी योजना बनाओ जिसे निभा सको। और निभाने की बात से ही जुड़ा है आखिरी विचार, जो शायद हम सब पर लागू होता है। सार कहता है कि हम समय के साथ बदलते हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर अपनी लंबी अवधि की योजनाओं में अनदेखा कर देते हैं। सोचिए, जो लक्ष्य और सपने आपके 20 साल की उम्र में थे, क्या वो 40 या 60 की उम्र में भी वैसे ही रहेंगे? शायद नहीं। हाँ, सही बात है। हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं, हमारी परिस्थितियां बदलती हैं, परिवार की जरूरतें बदलती हैं, दुनिया बदलती है। इसलिए ऐसी बहुत ज्यादा कठोर और इनफ्लेक्सिबल फाइनेंशियल योजनाएं बनाना जो भविष्य में बदल ना सकें, वो समझदारी नहीं है। मतलब प्लान बनाते समय आगे के बदलावों की गुंजाइश रखनी चाहिए। हाँ, योजनाओं में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। उन्हें एक गाइड की तरह काम करना चाहिए, न कि एक जेल की तरह। समय समय पर अपनी योजनाओं को देखना, उन्हें अपनी बदलती ज़रूरतों और लक्ष्यों के हिसाब से एडजस्ट करना, ये फाइनेंशियल सफ़र का एक अहम हिस्सा है। ये मानना कि आज जो सही लग रहा है वो शायद 10 साल बाद उतना सही ना लगे, और उसके लिए तैयार रहना। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सभी पॉइंट्स को एक साथ देखें तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सार हमें पैसे को बिल्कुल नए तरीके से देखने को कहता है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, बल्कि इंसानी व्यवहार, भावनाओं और सोच का खेल है। हमने देखा कि सच्ची दौलत अक्सर दिखती नहीं, छुपी होती है। किस्मत और जोखिम हमेशा हमारे साथ चलते हैं। पर्याप्त की अपनी सीमा जानना कितना जरूरी है, और कैसे कंपाउंडिंग धैर्य का इनाम है। बचत सिर्फ खर्च के लिए नहीं, बल्कि अनिश्चितता से सुरक्षा के लिए है। और शायद पैसे का सबसे बड़ा तोहफा है आज़ादी, अपने समय पर कंट्रोल। साथ ही ये भी समझा कि निवेश में कुछ बड़ी सफलताएं ज्यादा मायने रखती हैं, और परफेक्ट होने से ज्यादा जरूरी है व्यावहारिक होना, ऐसी राह चुनना जिस पर हम चल सकें। और आखिर में ये याद रखना कि हम बदलेंगे तो हमारी योजनाओं को भी बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये सब बातें पैसे के साथ हमारे रिश्ते को ज्यादा मानवीय और यथार्थवादी बनाती हैं। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाती हूँ। इन सभी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को जानना, समझना एक बात है। हम ये सब पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, इस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब हम असल जिंदगी में फैसले ले रहे होते हैं। जब बाजार गिर रहा हो और डर हावी हो, या जब कोई रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम का लालच सामने हो, या जब दोस्त और रिश्तेदार हमें किसी खास तरीके से पैसा खर्च करने या निवेश करने का दबाव डाल रहे हो। उस वक्त भावनाओं के उस तूफान में इन तार्किक और व्यवहारिक सिद्धांतों पर टिके रहना कितना मुश्किल होता है। क्या कोई भी इंसान पैसे से जुड़े फैसले लेते समय अपने गहरे बैठे भावनात्मक पूर्वाग्रहों, अपने डर और लालच से पूरी तरह मुक्त हो सकता है? ये लगातार सेल्फ अवेयरनेस और अनुशासन की मांग करता है, और शायद यही पैसे के मनोविज्ञान की सबसे बड़ी पहेली है। ये सवाल वाकई सोचने लायक है।